हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ दो एक्ट रहेंगे हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आज हम इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसे कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था तो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेगू और जो उस वक्त वाइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन दो के नाम के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। अब ये एक्ट आने से पहले ही, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आने से पहले ही 20 अगस्त 1917 यानी 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था, ये अनाउंस किया था कि हम इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। तो उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया था। तो जब इसके हम इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि सच में इसके अंदर कोशिश की गई थी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की। तो ऑन द पेपर तो बात हुई थी, ऑन द ग्राउंड क्या हुआ ये सब जानते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर क्या काम किया गया, तो इसके अंदर यह कहा गया सबसे पहले कि भाई ये जो सेंटर है, सेंटर का काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है प्रोविंसेस के ऊपर। तो इसलिए हम इस कंट्रोल को, सेंटर का जो कंट्रोल है प्रोविंसेस के ऊपर, इसको थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम इस तरह से करेंगे कि हम एक सेपरेशन लेकर आएंगे। सेपरेशन किसके अंदर, भाई जो सेंट्रल सब्जेक्ट होंगे उनको अलग करेंगे और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे उनको अलग कर देंगे। तो सेंट्रल सब्जेक्ट वो होंगे जिनके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगा, सेंटर उनके रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारा सेंटर करेगा, सेंटर के हवाले हम उनको कर देंगे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वो होंगे जो हम बिल्कुल प्रोविंसेस के हवाले कर देंगे, उनके ऊपर जितने भी लॉज बनाने होंगे वो सारे प्रोविंसेस बनाएंगे। तो इस तरह से जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग कर दिए और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको अलग कर दिया। ओके, अब दो पार्ट्स में तो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग कर दिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग कर दिए। अब ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको दो और पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो एक को इन्होंने कहा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा जो था उसको कहा इन्होंने रिजर्व्ड सब्जेक्ट। और इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम था इन्होंने ये जो अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इस सिस्टम को कहते हैं डायआर्की। तो डायआर्की जो है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है डायर, जिसका मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, डबल रूल। ठीक है, तो इस डायआर्की के अंदर इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। अब हम देखेंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या थे और रिजर्व्ड सब्जेक्ट क्या थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। दोनों ही सब्जेक्ट, चाहे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो चाहे रिजर्व्ड सब्जेक्ट हो, इनको जो एडमिनिस्टर करना था वो किसने करना था, वो करना था जो प्रोविंस का गवर्नर होगा। फर्क क्या था इन दोनों में, कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को जब गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा अपने मिनिस्टर्स की मदद से, वहां पे जो प्रोविंस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, तो वहां पे एक आंसरेबिलिटी बनाई कि यहां पे जो गवर्नर जब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, ये होगा रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी प्रोविंस के अंदर, जहां पर अभी ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी में थे, ऑफिशियल मेंबर यानी इंडियन मेजोरिटी में वहां पे आ गए थे, वो हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कि प्रोविंसेस के अंदर मेजोरिटी नॉन ऑफिशियल्स की आ गई थी, यानी इंडियंस वहां पे मेजोरिटी में आ गए थे प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वहां पे बनाई गई कि एक आंसरेबिलिटी, यानी जब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नर काम करेगा, कोई भी लॉ बनाएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वहां पे क्या होगी, एक आंसरेबिलिटी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी प्रोविंस की, उनके सामने वो आंसरेबल होगा। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में यह कहा गया है कि रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर जब गवर्नर लॉ बनाएगा, किसी किस्म का काम करेगा रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहां पे किसी किस्म की आंसरेबिलिटी नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, ये जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे, सबसे जो बेहतरीन चीजें थी, जो अच्छी चीजें थी, वो थी इसी रिजर्व सब्जेक्ट में, और यहां पे आंसरेबिलिटी इन्होंने नहीं रखी।
ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के अंदर सारे बकवास चीजें इनने डाली थी जो किसी काम की नहीं थी, और यहाँ पे आंसरेबिलिटी बनाई। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पे आंसरेबल होना चाहिए था वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी थी, और जहां पे आंसरेबल होने की जरूरत नहीं थी वहीं पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी थी। देख रहे हो मतलब किस किस्म की पॉलिटिक्स ब्रिटिश खेल रहे थे। तो इस सिस्टम को कहते हैं डायरकी। ठीक है, तो डायरकी का मतलब यही कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट दोनों को गवर्नर ने एडमिनिस्टर करना था। फर्क यह था कि जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे वहां पे आंसरेबिलिटी रखी थी, और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वहां पे आंसरेबिलिटी नहीं रखी थी। यानी रिजर्व सब्जेक्ट में वो क्या कर सकता था, अपनी डिक्टेटरशिप चला सकता था, और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में वो डिक्टेटरशिप नहीं चला सकता था। ओके, तो ये जो डायरकी का सिस्टम था, इसीलिए ये लॉन्ग रन में ये एक्सपेरिमेंट जो ये फेल ही हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया तो वहां पे ये प्रोविंसेस के अंदर जो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर, इस एक्ट के अंदर जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्ट जो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उस एक्ट के अंदर ये डायरकी को एबॉलिश कर दिया जाएगा। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होगा, ये इसके अंदर जो एक स्टैट्यूटरी कमीशन की बात की जाएगी, इसके अंदर एक स्टैट्यूटरी कमीशन की बात की गई है कि ये एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर ये कहा गया कि हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे जो 10 साल के बाद आएगी इंडिया के अंदर, और वो देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने किस तरह का काम किया। तो इसी के चलते जो है स्टैट्यूटरी कमीशन बुलाई गई, एक साइमन कमीशन जिसका नाम था, तो जिसके अंदर टोटल मेंबर कितने थे, 7 थे, और सर जॉन साइमन जो थे उसके चेयरमैन थे। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने क्या काम करना था, इन्हें देखना था कि पिछले 10 साल के अंदर इनने इस एक्ट ने किस लेवल का काम किया, यानी कि ग्राउंड लेवल पे किस किस्म का इसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ और क्या उसके इंपैक्ट रहे। लेकिन ये जो कमीशन था ये 2 साल पहले ही आ गए, यानी आना था इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में स्टैट्यूटरी कमीशन की बात की गई, तो 10 साल के बाद इसने आना कब था, 29 के अंदर आना था, लेकिन ये आ गया था 27 में ही। तो 1927 के अंदर ही आ गया था। 7 लोग थे, और जो इसका चेयरमैन था वो था सर जॉन साइमन। अब आ रहे थे इंडियंस का हालचाल देखने के लिए, लेकिन मेंबर जितने उसके अंदर डाले थे वो सारे के सारे डाले थे ब्रिटिशर, तो इसलिए इसका काफी ज्यादा बाइकाट हो गया था, इसको बाइकाट कर दिया गया था इंडियंस के द्वारा यहाँ पे। तो उसी की रिकमेंडेशन के ऊपर, वो जो साइमन कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये जो डायरकी का सिस्टम था इसको कहा गया कि भाई ये डायरकी का सिस्टम आप खत्म कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या काम किया गया, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, देखिए चार्टर एक्ट 1853 के अंदर हमने देखा था कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेब्लिश कर दी गई थी जो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि भाई हम क्या काम करेंगे, ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ पे हम बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एक अपर हाउस होगा और एक यहाँ पे लोअर हाउस होगा। तो ये जो आपका अपर हाउस होगा इसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये जो लोअर हाउस होगा इसको कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन दोनों ही हाउसेस के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर इन्हें लाया था। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविजन था वो कहां आया था, वो एक्ट ऑफ 1892 के अंदर आया था। ठीक है ना, जहां पे हमने देखा था क्या कहा गया था, नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लाया था, लेकिन वर्ड इलेक्शन यूज नहीं किया था, वो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। ओके, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लेकर आए, और ये जो दोनों हाउस होंगे अपर हाउस और लोअर हाउस, यहाँ के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लोग डायरेक्टली वोट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक लिमिटेड फ्रेंचाइज दी थी, यानी पूरे जितने इंडिया के लोग हैं, अनडिवाइडेड इंडिया जो था, जितने अनडिवाइडेड इंडिया के लोग थे वो सारे वोट नहीं कर सकते थे। वोट करने का राइट किसको था, तो भाई आपके पास इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतनी मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना टैक्स आप पे करते होने चाहिए। तो कुछ कंडीशंस रखी थी, गरीब लोग जो है वो वोट नहीं दे सकते थे, औरतें जो है वो वोट नहीं दे सकती थी। तो एक लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लेकर आए थे, किसके लिए, अपर हाउस और लोअर हाउस के लिए। ठीक है, उसके बाद लंदन के अंदर एक नया ऑफिस सेटअप किया गया, इसको कहते हैं हाई कमिश्नर फॉर लंदन। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी हुआ करता था, तो कुछ उसके फंक्शन इसको दे दिए थे कि ये कुछ फंक्शन इसके परफॉर्म करेगा। उसके बाद क्या हुआ था, एक कमीशन बिठाई गई थी, ली कमीशन। तो उस ली कमीशन को बिठाया गया था कि इंडिया के अंदर ये जो सिविल सर्विस का फंक्शन है इसको आप देखोगे, इसके रिलेटेड हमें कोई स्टेप लेने चाहिए। तो 1923 टू 24 उसने काम किया। उसके बाद उसी की रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पे इंडिया के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को
इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1926 के अंदर। तो अगर पूछा जाए किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर कौन सी कमीशन बिठाई गई थी, तो उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। ओके, उसके बाद देख लीजिए एक और जबरदस्त चीज यहां पे हुई, सेपरेशन इन बजट। इसका मतलब क्या था, अब देखिए 1860 से ही जो सेंटर था वो अपना बजट इनेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी यहां पे क्या किया गया, इस एक्ट के अंदर कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं वो अपना बजट अलग से इनेक्ट करेंगी, अपना बजट अलग से डिस्कस करेंगी, अलग से इनेक्ट करेंगे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रोविंसेस को पावर दी गई थी कि अब वो भी अपना बजट इनेक्ट कर सकते थे। तो ये भी एक जबरदस्त चीज इस एक्ट के अंदर की गई थी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन की बात की गई थी कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की जाएगी जो देखेगी कि इस एक्ट ने पिछले 10 साल में कैसा काम किया। तो 1929 के अंदर इसने आना था, लेकिन ये कब आ गई थी, ये जो कमीशन थी ये 2 साल पहले ही आ गई थी, 1927 के अंदर ही आ गई थी। और इस कमीशन का नाम क्या था, साइमन कमीशन। तो इसको आप हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है वहां पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि कुछ रिकमेंडेशन इसने दी थी। वो रिकमेंडेशन क्या थी, 1930 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर ली थी, और रिकमेंडेशन ये दी थी कि भाई ये जो डायरकी आपने लाई है, इस डायरकी को सबसे पहले इसको एबॉलिश कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस है वो और थोड़े से बढ़ाओ। उसके बाद एक जबरदस्त चीज कही गई थी कि एक फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन लेकर आओ, यानी जिसके अंदर ये प्रिंसली स्टेट्स भी और ये जो ब्रिटिश इंडिया है ये एक यूनिट की तरह काम करेंगी। और उसके बाद एक और चीज कही थी कि कंटिन्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट आप लेकर आ रहे हो, इसके प्रोविजंस को आप थोड़ा और बढ़ाओ। हमने देखा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1919, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे। बाद में ये जो एक्ट आया, इसके अंदर मैंने लिखा नहीं था, ये जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके अंदर इस कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था और सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आ गए थे इस बार सिख्स के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियन के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी और यूरोपियंस के लिए भी। तो अब ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन ने ये कहा था कि ये जो आप कॉमनल इलेक्टोरेट के प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं इसको आप और बढ़ाओ। और भी उसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो वो आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री या जब साइमन कमीशन आप पढ़ोगे उसके अंदर आप देख लेना, ठीक है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इसके बाद सिर्फ 2 एक्ट रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसके बाद हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।